अस्सलाम वालेकुम। डीआई प्लेटफॉर्म की तरफ से मैं हूं मोहम्मद अशरफ। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। ईटी 125 के लेक्चर नंबर 16 में आज हमारा जो टॉपिक है वो सुपरपोजिशन थ्योरम है। सुपरपोजिशन थ्योरम नेटवर्क एनालिसिस में सबसे अहम टॉपिक है। यानी अगर मैं बात करूं नेटवर्क एनालिसिस की, तो नेटवर्क एनालिसिस में तीन अहम थ्योरम्स हैं, जिनमें नंबर 1 सुपरपोजिशन थ्योरम है। नेटवर्क एनालिसिस में ये जो तीन थ्योरम्स हैं, इनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे और इनकी एग्जांपल्स को भी साथ साथ सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज सुपरपोजिशन थ्योरम। तो यहाँ पे हम सुपरपोजिशन थ्योरम के सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं। द सुपरपोजिशन थ्योरम is a circuit analysis theorem used to solve the network where two or more sources are present and connected। यानी सुपरपोजिशन थ्योरम उस सर्किट के लिए इस्तेमाल किया जाता है या उस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसमें दो या दो से ज्यादा सोर्सेज प्रेजेंट हों या कनेक्ट हों। यानी जो कनेक्टेड सोर्सेज हैं वो वोल्टेज सोर्स भी हो सकता है और करंट सोर्स भी हो सकता है। यानी दोनों वोल्टेज सोर्स भी हो सकते हैं और करंट सोर्स भी हो सकते हैं, या एक वोल्टेज सोर्स और एक करंट सोर्स भी हो सकता है। ऐसे कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स को सॉल्व करने के लिए सुपरपोजिशन थ्योरम्स को इस्तेमाल किया जाता है। इस थ्योरम को सर्किट एनालिसिस थ्योरम भी कहा जाता है। यानी सुपरपोजिशन का दूसरा नाम सर्किट एनालिसिस थ्योरम भी है। तो ये दोनों नाम एक ही थ्योरम के हैं। तो इसकी यहां पे मैं एक और डेफिनेशन लिखता हूं। इन एनी लीनियर active bilateral network or circuit having multiple independent sources, the response of an element will be equal to the algebraic sum of the responses of the element by considering
one source at a time. तो सबसे पहली बात, तो यहाँ पे मैं जो एक्सप्लेन करूंगा वो लीनियर, एक्टिव और बाइलेटरल, ये क्या चीजें हैं। इसके बाद अगर सर्किट में दो या दो से ज्यादा सोर्सेज हैं तो उनको हम इंडिपेंडेंट सोर्सेज की तरह डील करेंगे, यानी किसी एक सोर्स को हम वहां से इलिमिनेट करेंगे। वो इलिमिनेट कैसे करेंगे वो कंडीशंस मैं आपको आगे जाके भी बताता हूं। तो किसी एक सोर्स को एक वक्त में हम कंसीडर करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली सर्किट को हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद उस सर्किट का जो आंसर आ जाएगा उसको हम लिख लेंगे। उसके बाद दूसरे सोर्स को हम एक्टिव कर लेंगे और पहले सोर्स को हम वहां से इलिमिनेट करेंगे। दूसरे सोर्स के अकॉर्डिंग सर्किट को हम दोबारा सॉल्व करेंगे और उसका जो आंसर आएगा उसको भी लिख लेंगे। अब ये जो दोनों आंसर्स आए हैं इनका जो अलजेब्रिक सम होगा वो उस सर्किट का रिस्पॉन्स होगा, यानी उस सर्किट का आंसर होगा। तो ये अभी हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे और इसके बाद मैं आपको एग्जांपल करने से पहले मैं आपको उसकी कंडीशंस बताऊंगा, फिर आपको ये ज्यादा वाजे हो जाएगा सुपरपोजिशन थ्योरम। उससे पहले मैं आपको ये चीजें बता दूं कि लीनियर सर्किट क्या है, एक्टिव सर्किट क्या है और बाइलेटरल सर्किट क्या है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं। सबसे पहले हम लीनियर सर्किट को देखते हैं। In linear circuit, the elements of the circuit are not changed with respect to the voltage and current and form a straight line with respect to current and voltage। यानी अगर लीनियर सर्किट का मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो वो एक स्ट्रेट लाइन शो करेगा। यानी लीनियर सर्किट का जो रिस्पॉन्स होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। ऐसा सर्किट जिसमें जो सर्किट के एलिमेंट्स हैं वो अपनी जो रिस्पॉन्स है या आउटपुट है उसको करंट और वोल्टेज के लिहाज से चेंज ना करें, वो लीनियर सर्किट कहलाता है। तो उसको हम ग्राफ से भी देख सकते हैं। तो लीनियर सर्किट में जो एलिमेंट्स होंगे लीनियर एलिमेंट्स कहलाएंगे। तो लीनियर एलिमेंट्स में रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर वगैरह शामिल हैं। यानी यहाँ पे हमने लीनियर सर्किट देखा और उसके साथ साथ लीनियर एलिमेंट्स भी देख लें कि वो कौन कौन से हैं। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, और इसके अलावा और कुछ भी हैं। तो आप ये जहन में रखिए, ये बेसिक कंपोनेंट्स हैं जो कि करंट और वोल्टेज के लिहाज से अपनी जो आउटपुट है या जो अपना रिस्पॉन्स है वो चेंज नहीं करते और एक लीनियर फॉर्म या एक लीनियर ग्राफ शो करते हैं। तो यहाँ पे हम नॉन लीनियर सर्किट को भी देख लेते हैं। In the non-linear circuit, the elements does not form a linear relation between
current and voltage and the output characteristics is like a curved line। तो अगर इसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं नॉन लीनियर सर्किट्स का, तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। यानी अगर करंट और वोल्टेज के लिहाज से हम इसका ग्राफ देखते हैं तो ये स्ट्रेट लाइन शो नहीं करता। तो नॉन लीनियर कंपोनेंट्स हम यहां देख लेते हैं। नंबर 1 डायोड, ट्रांजिस्टर एंड ट्रांसफॉर्मर। तो इनका जो रिस्पॉन्स है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। थर्ड हम देख लेते हैं बाइलेटरल सर्किट्स। A bilateral circuit is a circuit in which behavior or characteristics of circuit elements remain the same regardless of the direction of current through its various components for example transmission line। यानी इसकी जो एग्जांपल है बाइलेटरल सर्किट की वो ट्रांसमिशन लाइंस हैं। उसमें यानी करंट की डायरेक्शन जो भी हो उसका बिहेवियर चेंज नहीं होगा। यानी इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह देता हूं कि अगर ये एक ट्रांसमिशन लाइन है तो अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तब भी जो सर्किट का बिहेवियर उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, और अगर करंट को हम इस तरफ से ट्रेवल करवा दें तब भी सर्किट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी अगर हम इसको लोड कहते हैं और यहां से ट्रांसमिट हो रही है पावर तब भी सर्किट पर कोई असर नहीं पड़ेगा, और अगर मैं इसको ट्रांसमिशन साइड कह देता हूं और इसको लोड कह देता हूं तब भी जो सर्किट का बिहेवियर है यानी उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये बाइलेटरल सर्किट की एक एग्जांपल है कि उसमें जो फ्लो ऑफ करंट है उसके अकॉर्डिंगली सर्किट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्टिव सर्किट्स। एक्टिव सर्किट वो सर्किट है which transforms, injects or provides power or energy
इनटू ए सर्किट, यानी एक्टिव सर्किट ऐसा सर्किट है जो जिसमें कोई ना कोई सोर्स लाजमी होगा, यानी जो सर्किट में पावर को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, इंजेक्ट कर रहा है या प्रोवाइड कर रहा है, यानी एक्टिव सर्किट में कोई सोर्स लाजमी होगा। इसी तरह जो पैसिव सर्किट है उसमें सोर्स नहीं होगा, यानी अगर सोर्स नहीं है तो इसका मतलब है विच यूजेस पावर और एनर्जी फ्रॉम ए सर्किट। तो ये बेसिक डिफरेंस है एक्टिव और पैसिव सर्किट में, यानी एक्टिव सर्किट में कोई ना कोई सोर्स मौजूद होगा जबकि पैसिव सर्किट में कोई सोर्स मौजूद नहीं होगा और ये पावर कंज्यूम करेगा, जबकि एक्टिव सर्किट पावर को प्रोवाइड करता है, ट्रांसफॉर्म करता है या इंजेक्ट करता है। इसी तरह एक्टिव कंपोनेंट्स भी होते हैं, पैसिव कंपोनेंट्स भी होते हैं, यानी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डायोड्स, आईसीज या ट्रांजिस्टर वगैरह आ जाते हैं, जबकि जो पैसिव कंपोनेंट्स हैं उसमें रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर वगैरह शामिल हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं एक्टिव और पैसिव एलिमेंट्स की, और ये हमने इसकी डेफिनेशंस भी देख ली हैं। अब हम चलते हैं दोबारा सुपरपोजिशन थ्योरम की तरफ। तो जैसा मैंने इसकी अभी डेफिनेशन आपको बताई थी, तो उसके अकॉर्डिंगली जो हमारा सुपरपोजिशन थ्योरम है उसकी कुछ कंडीशंस हैं। यानी जो पहली कंडीशन मैंने बताई थी कि सर्किट में टू और मोर, यानी दो या दो से ज्यादा एक्टिव सोर्स होंगे सर्किट में, वो करंट सोर्स भी हो सकता है या वोल्टेज सोर्स भी हो सकता है, यानी एक से ज्यादा करंट सोर्स भी हो सकते हैं और एक से ज्यादा वोल्टेज सोर्स भी सर्किट में मौजूद हो सकते हैं। सेकंड कंडीशन सर्किट की ये थी कि हमने जो सर्किट है उसको यानी एट अ टाइम वन सोर्स के लिहाज से डील करना है। और थर्ड कंडीशन इसमें यह थी कि हमने इसका एल्जेब्रिक सम ले लेना है, सम ऑफ इंडिविजुअल रिस्पॉन्स। तो ये तीन कंडीशन थी, यानी सर्किट में दो या दो से ज्यादा सोर्सेज होने चाहिए और सर्किट को हम एक सोर्स के लिहाज से एट अ टाइम डील करेंगे। उसके बाद जो हर सोर्स का रिस्पॉन्स होगा उसको बाद में हमने सम कर लेना है। तो इसके बाद फर्दर इसकी दो कंडीशंस हैं, वो क्या है कि अगर सर्किट में वोल्टेज सोर्स है या करंट सोर्स है तो हमने उनको किस तरह डील करना है। अगर तो वोल्टेज सोर्स है सर्किट में तो उसको हम क्या करेंगे, वोल्टेज सोर्सेज विद शॉर्ट सर्किट। तो अब इन कंडीशंस को फर्दर मैं एलैबोरेट कर रहा हूं कि अगर सर्किट में हमने वोल्टेज सोर्स को एलिमिनेट करना है तो उसको हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे, यानी उसकी जगह हम एक शॉर्ट वायर लगा देंगे। अभी हम इसके एग्जांपल सॉल्व करेंगे, फिर आपको ये कंडीशंस ज्यादा वाज़ेह होती जाएंगी। और अगर सर्किट में हमारे पास करंट सोर्स है, इसको हमने एलिमिनेट करना है तो उसकी जगह हम ओपन सर्किट कर देंगे, यानी उसको हम हटा देंगे और वहां पे सर्किट को ओपन कर देंगे। तो क्या होगा, रिप्लेस करंट सोर्स विथ ओपन सर्किट। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, सर्किट को ब्रेक कर देंगे। तो ये कंडीशंस आपने जहन में रखनी है। तो अभी हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं, तो उसके साथ साथ आपको ये जो कंडीशंस हैं वो साथ साथ वाज़ेह होती चली जाएंगी। इस सर्किट में हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड
करंट थ्रू 20 ohm resistor using superposition theorem. तो ये हमारे पास सर्किट है। इस सर्किट में दो सोर्सेज हैं, एक ये वोल्टेज सोर्स है हमारे पास और एक ये करंट सोर्स है, जबकि हमने R4 के अगेंस्ट जो करंट है वो फाइंड करनी है। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है कि सर्किट में दो या दो से ज्यादा सोर्सेज हैं, तो पहली कंडीशन हमारी यहाँ पे पूरी हो रही है। सेकंड, हमने इस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट जो करंट है इसको फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम जो सबसे पहली कंडीशन है उसको अप्लाई करते हैं कि किसी एक सोर्स को हमें यहाँ से इलिमिनेट करना है। यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा करंट सोर्स है इसको इलिमिनेट करते हैं, तो इसकी जगह हम ओपन सर्किट कर देंगे। जैसे मैंने अभी आपको कंडीशंस बताई हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक सर्किट को दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने सर्किट को ओपन कर दिया। ये 20 ओम रेजिस्टेंस है, ये 10 ओम रेजिस्टेंस है, ये 5 ओम रेजिस्टेंस है और ये 10 ओम रेजिस्टेंस है। अब ये हमारा एक नोड पॉइंट बन जाएगा, इसको मैं ए का नाम दे देता हूं, और ये हमारा 20 वोल्ट सोर्स है। तो ये अब सिंपल सर्किट हो गया। इसको हम, तो ये हमारा I1 हो जाएगा, या इसको मैं IT भी कह सकता हूं। ये I2 हो जाएगा और ये I3 हो जाएगा। यानी जो I3 करंट होगी वो 20 ओम रेजिस्टेंस में से ही फ्लो करेगी, यानी ये दो रेजिस्टेंस सीरीज में हो जाएंगी। तो इसका मतलब है हमें यहाँ से I3 करंट को फाइंड करना है, यानी हमें यहाँ पे लिख लेते हैं I3 जिसको हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैं नोड ए पर किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ अप्लाई करता हूं। अगर आपको किरचॉफ्स लॉज के बारे में नहीं पता तो आप हमारा किरचॉफ्स लॉज वाले जो लेक्चर्स हैं वो आप देख सकते हैं, उसमें हमने एग्जाम्पल सॉल्व की हुई हैं। तो यहाँ नोड ए पे हम किरचॉफ्स करंट लॉ को अप्लाई करते हैं। I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। तो ये इस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट जो वोल्टेज हैं वो V1 होंगे। कैसे V1 होंगे? क्योंकि ये टोटल वोल्टेज है। इस टोटल वोल्टेज में से अगर मैं जो 5 ओम रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं इसको मैं माइनस कर दूं, तो जो बाकी वोल्टेज बचेंगे वो यहाँ पे आएंगे। तो इसलिए मैंने इसको V1 कह दिया। तो इन पे हम कंडीशंस लगा लेते हैं अपने, V/R प्लस V/R प्लस V/R, यानी I इज इक्वल टू V/R। तो जो I1 है, यहाँ पे क्या कंडीशन हो गई, इस पॉइंट के वोल्टेज और इस पॉइंट के वोल्टेज को माइनस करेंगे, यानी इस जो रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं इसको हमें यहाँ से निकालना है। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, V1 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 5, यानी इस रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं वो हमने यहाँ पे लिख लिए हैं, प्लस V/R, यानी I2 कहाँ पे है, यहाँ पर। तो I2 की कंडीशन क्या बन जाएगी, V1 डिवाइडेड बाय 10। I3 की कंडीशन क्या बनेगी, यही V1 यहाँ पे भी होंगे, V1 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 20। ये दो रेजिस्टेंस सीरीज में है, इज इक्वल टू 0। अब हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। तो यहां से अगर मैं एलसीएम लेता हूं, ये 30 हो जाएगा, तो इसका एलसीएम 30 आ जाएगा। तो यहां से 6 इंटू V1 माइनस 20 प्लस 3V1 प्लस V1, यहाँ से 30 कैंसिल हो जाएगा। तो फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास 6V1 माइनस 120 प्लस 3V1
प्लस V1 डिवाइडेड बाय 30 इज इक्वल टू 0। अब ये 30 उधर जाकर 0 से मल्टीप्लाई होके कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से हम V1 वालों को इकट्ठा कर लेते हैं, यानी 6V1, 3V1 एंड 1V1। तो ये हमारे पास 10V1 हो जाएगा माइनस 120 इज इक्वल टू 0। तो 10V1 यहीं रह जाएगा और माइनस 120 उधर जाके प्लस का 120 हो जाएगा। तो यहाँ से V1 हमारे पास 120 डिवाइडेड बाय 10, V1 हमारे पास 12 वोल्ट आ जाएगा। तो यहाँ से हमने V1 फाइंड कर लिया है। अब यहाँ से हम I3 को फाइंड कर सकते हैं। तो I3 का क्या फार्मूला मैंने लिखा था लास्ट स्लाइड में, वो हम यहाँ पे लिखते हैं। I3 इज इक्वल टू V1 डिवाइडेड बाय R3 प्लस R4। तो यहाँ से हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं इसमें, 12 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 20। तो यहाँ से इसको फर्दर हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर I3 इज इक्वल टू 12 बाय 30। तो यहाँ से हमारे पास I3 की जो वैल्यू आ रही है वो 0.4 एम्पेयर्स आ रही है। तो ये जो I3 की वैल्यू आई है ये वोल्टेज सोर्स के अकॉर्डिंगली आई है, यानी यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ये वोल्टेज सोर्स की वजह से जो 20 ओम रेजिस्टेंस में जो रिस्पॉन्स था करंट का वो 0.4 एम्पियर्स था। अब हम सर्किट का जो रिस्पॉन्स है वो करंट सोर्स के अकॉर्डिंगली निकालेंगे और बाद में इन दोनों को प्लस करेंगे, यानी I3 जो वोल्टेज सोर्स की वजह से आई है और I3 जो करंट सोर्स की वजह से आएगी, इन दोनों को हम अलजेब्रिक सम लेंगे, यानी दोनों को हम इकट्ठा करेंगे तो वो हमारा टोटल रिस्पॉन्स होगा सर्किट का। अब यहां से मैं सर्किट को दोबारा ड्रॉ करता हूं। अब इस सर्किट पर हम सेकंड कंडीशन को अप्लाई करते हैं, यानी वोल्टेज सोर्स को हम यहाँ पे शॉर्ट कर देंगे। शॉर्ट करने से हमारा जो सर्किट है वो फर्दर क्या बनेगा वो हम ड्रॉ कर लेते हैं। अब हमने इस सर्किट को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम इस सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। उसके बाद हम इस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट जो वोल्टेज है वो फाइंड करेंगे और फिर इस रेजिस्टेंस में से जो करंट फ्लो कर रहा होगा, यानी इसको फिर मैं I3 कह देता हूं जो हमने फाइंड करना है। तो फिर I3 को हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। ये दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो इनको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको मैं आर पी का नाम दे लेता हूं। 5 मल्टीप्लाई 10, 5 प्लस 10, तो यहाँ से 50 आ जाएगा और ये 15 हो जाएगा, यानी आर पी हमारे पास आ जाएगी 3.34 ओहम्स। अब इन दो रेजिस्टेंस को तो हमने सॉल्व आउट कर लिया और इसकी जगह हम 3.34 को लिख सकते हैं। अब ये जो 3.34 रजिस्टर आई है ये और ये 10 ओम वाली रेजिस्टेंस सीरीज में हो जाएगी, यानी फर्दर मैं इस सर्किट को इस तरह ड्रॉ कर लेता हूं। तो ये 3.34 हो जाएगी और ये 10 ओम्स है और ये 20 ओम्स है और ये हमारा 4 एम्पियर है। तो इन दोनों को हम प्लस आउट कर लेते हैं, तो इसको हम आर एस कह देते हैं, दोनों सीरीज में है, यानी 3.34 प्लस 10, तो ये हो जाएगा हमारे पास 13.34 ओहम। तो अब सर्किट को मैं फर्दर इस तरह ड्रॉ कर लेता हूं कि ये 13.4 है और ये 20 है और यहाँ पर जो हमारा करंट सोर्स है। तो अब ये जो दो रेजिस्टेंस है हमारे पास, इनको हम पैरेलल फार्मूला से फाइंड कर लेंगे। इसको मैं आर डबल पी कह देता हूं या आर पी आर कह देता हूं पैरेलल,
तो 13.34 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 13.34 प्लस 20, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 266.67 और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 33.34। इसको हम कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आर पी आर आ जाएगा वो 8 ओम्स आ जाएगा। तो अब हमारे पास सर्किट की टोटल जो रेजिस्टेंस है वो भी आ गई, टोटल करंट भी हमारे पास मौजूद है। तो हम 20 ओम रेजिस्टेंस में से जो करंट है उसको हम फाइंड कर लेंगे। अब फर्दर हमारे पास सर्किट क्या बन जाएगा, यानी एक रेजिस्टेंस रह जाएगी हमारे पास और एक करंट सोर्स रह जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास 8 ओम रेजिस्टेंस है और ये 4 एम्पियर करंट सोर्स है। तो सर्किट के जो टोटल वोल्टेज हैं वो हम सबसे पहले फाइंड करते हैं आई टी मल्टीप्लाई आर टी। तो हमारे पास आई टी कितना है 4 एम्पियर एंड आर टी कितना है 8 ओम्स। तो यहाँ से हमारे पास वी टी की वैल्यू आ जाती है 32 वोल्ट्स। अब हम आई 20 यानी जो 20 ओम रेजिस्टेंस है उसमें से करंट फाइंड कर सकते हैं। अब इस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट जो हमारे पास वोल्टेज आ गए हैं वो 32 वोल्ट हैं, यानी यहाँ पे 32 वोल्ट हैं। तो इसके अगेंस्ट हम करंट I3 फाइंड कर लेंगे, यानी इसको मैं I20 या I3 कह सकता हूं। VT ओवर R20, VT हमारे पास 32 वोल्ट है और R20 हमारे पास 20 ओम्स है। तो यहाँ से हमारे पास I3 की जो वैल्यू आ रही है वो 1.6 एम्पियर है। तो ये जो 1.6 एम्पियर आया ये करंट सोर्स का जो रिस्पॉन्स है उसकी वजह से हमारे पास 1.6 एम्पियर इसका आंसर आ गया। अब हमने सर्किट का जो टोटल रिस्पॉन्स है या टोटल या अलजेब्रिक सम है वो हम लिख लेते हैं 1.6 एम्पियर प्लस जो हमारा वोल्टेज सोर्स की वजह से आया था 0.4 एम्पियर, तो टोटल हो जाएगी 2 एम्पियर। तो यहाँ पे एग्जाम्पल को सॉल्व करने का यही मकसद था कि जो कुछ अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वो उसको हम प्रैक्टिकली यानी एग्जाम्पल के थ्रू भी देख लें कि सुपरपोजिशन थ्योरम एक्चुअली वर्क किस तरह करता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको हमारा ये जो आज का सुपरपोजिशन थ्योरम वाला लेक्चर है ये पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।